आज बात करते हैं कुंडली मिलान की। शादी से पहले जो कुंडलियां मिलाई जाती हैं, मैं ना इस चैनल पे जो मैंने अभी तक टॉपिक्स कवर किए हैं उसमें अगर मैं बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी देखूं, जिसके बाद आप थोड़ी थोड़ी आपको कुंडली समझ में आने लगेगी। अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे हैं तो स्पेशली जो मैंने सीरीज में डाले हैं लास्ट के 2 महीनों में, उसमें सिर्फ 2-3 टॉपिक बचते हैं। अगर कुंडली पढ़ना सीखने में कैसे पढ़ना है वो भी बताऊंगा कभी। एक बचता है दशा, एक शायद मैंने गोचर के बारे में बात नहीं की है, और भी कुछ है, एक पंचधा मैत्री, 5 फोल्ड रिलेशनशिप। ये 3 चीजें बची हैं, ट्रांजिट, दशा और 5 फोल्ड रिलेशनशिप्स। इसके अलावा बाकी सब मैं कवर कर चुका हूं। इसके बाद मैं कभी कोई 1-2 कुंडलीज एनालाइज करके देखेंगे कैसे होता है। अभी आते हैं कुंडली मिलान पे, जो शादी से पहले किया जाता है। इसमें जो मेरी दिक्कत है, मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, वो इसलिए कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो किसी भी वीडियो में, किसी भी किताब में नहीं मिली, क्योंकि टाइम बदल गया है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि कुंडली मिलाई जाती है, उसमें 1 से लेके 8 तक पैरामीटर्स होते हैं। उन सब चीजों के अलग अलग नंबर उसके सामने आते हैं, कुछ कुछ प्रोसेस करके, ऐसे करके टोटल 36 नंबर बनते हैं। 36 में से आधे से ज्यादा 18 से ऊपर बन रहे हो, 18.5 एंड अबव बन रहे हो, तो हम मान लेते हैं कि शादी की जा सकती है, मैच ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस से मैं एग्री पार्शियली करता हूं, मतलब करता हूं पर कम करता हूं। वो इसलिए क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट तो है, पर इंपॉर्टेंस के ऑर्डर या इंपॉर्टेंस का जो नंबर दिया गया है वो मेरे हिसाब से आज के समय में एप्लीकेबल नहीं है। जैसे आपको बताता हूं, इन 8 चीजों में सबसे ज्यादा नंबर 8 नंबर दिए जाते हैं नाड़ी दोष को। ठीक है, मतलब ये ऐसे 1 नंबर वर्ण, 2 वैश्य, 3 तारा, 4 योनि, 5 मैत्री, 6 गण, 7 बकुट और 8 नाड़ी। सारों के मतलब बताऊंगा क्या होते हैं, ठीक है, वो मैं बता दूंगा। लेकिन एक एग्जांपल आपको देता हूं। सबसे ज्यादा नंबर इसमें दिया है नाड़ी दोष को। नाड़ी क्या होता है? नाड़ी बोलता है हेल्थ और चिल्ड्रन। ठीक है, सिर्फ ये 2 चीजें बताता है। उस समय बिल्कुल सही था। आप सोचिए ना, जब आपके दादा दादी की या उससे पहले ये किताब बृहदपराशरी लिखी गई थी महाभारत के समय। किसने लिखी थी? जिन्होंने वेद व्यास जो है, ऋषि वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत लिखी है, यानी कि गीता भी लिखी है, उनके पिताजी थे ऋषि पराशर, उन्होंने लिखी थी। तो महाभारत के समय की लिखी हुई किताब है। तो अब ये समझिए, उस समय के कल्चर में या हमारे दादा दादी या उनके दादा दादी के कल्चर के टाइम पे जब किसी की शादी होती थी तो क्या होता था? शादी हो गई, उनको एक कमरा कहीं पे दे दिया ऊपर साइड वाइड में, उस कमरे में वो कुछ दिन रहे, फिर एक बच्चा हो गया। उसके बाद सारे मेल्स एक साथ सोते हैं, सारी फीमेल्स एक साथ सोती हैं, वो अलग अलग रहते हैं। वो सुबह उठ के अपने काम पे चले जाते हैं, ये अपने गाय भैंस का काम, घर का काम करती हैं, वो अपना काम करते हैं, शाम को गाँव में वापस आ जाते हैं, खाना वाना खा के दोबारा ऐसे सो जाते हैं। यही होता था ना कल्चर। इंटरेक्शन तो था ही नहीं, जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन, कंपैटिबिलिटी, लव, डिस्कशन, फ्रेंडशिप, उसका तो कोई मतलब ही नहीं था। अपना अपना काम करना है, जिम्मेदारी निभानी है और बस। और लाइफ स्पैन कितना था जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, उस टाइम हमारा लाइफ स्पैन कितना था? एवरेज इंसान कितना जीता था? 40-45। आज जीते हैं 85, और 10 साल बाद जिएंगे 90 साल। एवरेज इंडिया की होगी, ठीक है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और ज्यादा एडवांस हैं, उनकी तो और ज्यादा लाइफ स्पैन है। एडवांस तो हम भी होंगे, हम भी डेवलप होंगे। तो क्या वो फैक्टर्स, हेल्थ और चिल्ड्रन, आज उतने इंपॉर्टेंट हैं जितने बाकी सब नहीं हैं? ऑफ कोर्स वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंपैटिबिलिटी आज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे मैं आपको बताता हूं, सबसे छोटा पॉइंट जो है इसमें, वर्ण जिसको कहते हैं, ठीक है। 4 तरह के वर्ण बताए जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी भी हायरार्की में कह दो। ये आपको बताएंगे कि आपकी ईगो कितनी आएगी बीच में, ठीक है, और आपकी मेच्योरिटी कितनी होगी। तो ये मानते हैं कि ईगो किसकी ज्यादा होगी? मेल की ईगो ज्यादा होगी तो काम चल जाएगा, फीमेल की ईगो ज्यादा होगी तो काम नहीं चलेगा। नंबर कितने मिलते हैं इस ईगो क्लैश के? 1 नंबर सबसे कम। और डिवोर्स ईगो क्लैश के ऊपर ही होते हैं आज के टाइम में। या उसके बाद वैश्य आता है, उसमें देखा जाता है अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में कितना रहेगा, आप एक दूसरे के लिए कंट्रीब्यूट कितना करेंगे। फिर तारा आता है, एक दूसरे की इज्जत कितनी करेंगे, रिस्पेक्ट कितनी करेंगे, लक, भाग्य आपका कितना साथ देगा। इस तरह की चीजें उसमें देखी जाती है। रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए आप कितना एफर्ट डालेंगे। फिर योनि आता है, जिसमें फिजिकल कंपैटिबिलिटी देखी जाती है, बेड प्लेजर्स, फिजिकल कंपैटिबिलिटी, ये सब आता है। मैत्री में हम देखते हैं लव, फ्रेंडशिप, आपस में डिस्प्यूट होगा, लड़ाई झगड़े होंगे तो डिसएग्रीमेंट होगा तो कैसे रिजॉल्व करेंगे, वो हम मैत्री में देखते हैं। फिर गण आता है, जिसमें नेचर, इंसान का बेसिक नेचर और सोशल स्टेटस देखा जाता है। ये 6 नंबर का होता है। इसमें 3 तरह के गण होते हैं, राक्षस, मनुष्य और देव। तो इसमें भी वही चीजें हैं। फिर भकूट आता है, जिसमें फाइनेंशियल चीजें देखी जाती हैं। और भकूट दोष 3 तरह के होते हैं, एक 6-8 रिलेशनशिप बन जाए, एक 5-9 बन जाए, एक 2-12 बन जाए।
वो डिटेल कभी और समझाऊंगा आराम से, वो आप भी समझ जाएंगे। अगर 6 8 का मतलब क्या है, दोनों की चंद्र राशि देखनी है, मून कहाँ पे बैठा है दोनों की कुंडली में। अब एक से दूसरे को काउंट कर लो, अगर 6 पे आ रहा है तो उससे वापस काउंट करोगे तो 8 पे आ जाएगा, या 12 2 या 5 9, इन तीनों में से कोई रिलेशन आ रहा है तो ये भकुट दोष देता है। उसके बाद नाड़ी दोष है जो हेल्थ और चिल्ड्रन वाला मैंने बता दिया। लेकिन आज के टाइम में इनमें से हेल्थ तो डॉक्टरों ने संभाल ली, चिल्ड्रन भी डॉक्टर संभाल लेते हैं, दुनिया भर की मेडिकल फैसिलिटीज आ गई, कंपैटिबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, और उसको इतने कम नंबर देना। तो इंपॉर्टेंट सब कुछ है, लेकिन जो इनको नंबर दिए गए हैं, यानी कि लास्ट की 3 4 चीज आपकी पूरी हो गई तो आपकी 100% परफेक्ट मैच हो गई। इसके हिसाब से तो भाई आपको 18 ही तो चाहिए, 8 7 6 आपको मिल गए लास्ट के, तो ना मैत्री चाहिए, ना आपको फ्रेंडशिप होनी चाहिए, ना फिजिकल कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, ना एक दूसरे के लिए कोई एफर्ट डालो, ना कोई अट्रैक्शन है, रोज के ईगो क्लैश है, तो भी आपके 22 23 नंबर पूरे हो गए, शादी हो जाएगी, बढ़िया मैच बैठेगा। इसलिए ये सिस्टम सही है, लेकिन इसके साथ और चीजें भी देखने की जरूरत है आज के टाइम के हिसाब से, वो भी बताऊंगा। अच्छा एक चीज बताता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर एक कपल की शादी होनी है, ठीक है, उनमें से एक किसी ने मेरे को अप्रोच किया, सपोज लड़की वालों ने मुझे अप्रोच किया कि जी ये कुंडली है दोनों की, हमारी ये बेटी है और ये हमारे, इनसे हम रिश्ते की सोच रहे हैं, क्या ये शादी की जा सकती है? मैंने मैच किया, मैंने बोला हाँ जी की जा सकती है। सेम कपल के लिए अगर मुझे लड़के वालों ने अप्रोच किया तो ऐसा भी हो सकता है कि उनको मैं मना कर दूं, नहीं की जा सकती। ऐसा क्यों? अब ये प्रैक्टिकल सोचिए, मैं किसकी साइड की बात करूंगा? जो मेरा क्लाइंट है, जिसने मुझे फीस दी है, उसी की साइड की करूंगा। अब सपोज दोनों में से लड़की और लड़का, मैंने बताया ना लड़की के केस में मैं हाँ कर दूंगा, लड़के के में नहीं करूंगा, या वाइस वर्सा, किधर भी हो सकता है ये। सपोज लड़की की कुंडली में लिखा है कि शादी में प्रॉब्लम आएगी, डिवोर्स होने के चांसेस हैं, और लड़के की कुंडली बोलती है शादी बहुत अच्छी चलेगी, तो मैं क्या बोलूंगा? जिसकी कुंडली में लिखा है प्रॉब्लम आएगी, मैं बोलूंगा जिसकी में बहुत अच्छा लिखा हो उसके साथ कर लो, बैलेंस आउट हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे उसने अप्रोच किया जिसकी में बहुत अच्छा लिखा है, मैं उसको क्या बोलूंगा? आपकी में तो बहुत अच्छा लिखा ही है, इसकी में प्रॉब्लम लिखी है, आप क्यों चक्कर में जा रहे हो, कहीं और देख लो, इस प्रॉब्लम का कुछ हिस्सा तो आएगा। तो दोनों के लिए सेम मैच में एडवाइस अलग अलग होगी। और एग्जांपल्स देता हूं, आज के समय से क्या देखना होता है। जब आज के समय में 2 कुंडली आती हैं तो अष्टकूट मिलान वाला जो सिस्टम है ना, अच्छा इसके लिए मेरे को कंसल्टेशन आती है, मैं सबको मना कर देता हूं, मेरे से मत कराओ, क्योंकि क्या होता है, ये वाला अष्टकूट मिलान का जो पॉइंट है ना, ये आप किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी सॉफ्टवेयर में फ्री में दोनों की डिटेल डाल के फ्री में इसका आउटपुट कितने नंबर आए देख सकते हो। इन सारे दोषों के नाम 1 से लेकर 8 तक भी मिल जाएंगे, इन सबके मीनिंग भी लिखे मिल जाएंगे, मांगलिक दोष भी लिखा मिल जाएगा। हर वेबसाइट सेम चीज बताएगी, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, मुझे भी देने की जरूरत नहीं है। बिना बात के पैसे, बिना बात का एफर्ट मत वेस्ट करो। अगर कोई आपको बोलता है कंप्यूटर में ठीक नहीं होता, मैनुअली ठीक होता है, बिल्कुल बकवास है, कोई चक्कर नहीं, सब जगह सेम होता है, सेम कैलकुलेशन है, कंप्यूटर ज्यादा अच्छी करता है, मैनुअली तो फिर भी गलती हो जाए। दैट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड टू पे एनीवन इफ यू आर गोइंग ओनली विद दिस अष्टकूट मिलान। हाउएवर, अगर आप उसके अलावा किसी भी ठीक ठाक एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाएंगे तो वो पहले दोनों की कुंडलियां अलग अलग देखेंगे, फिर वो बताएंगे जी इसके ना हेल्थ में, किडनी में प्रॉब्लम इस साल में आ सकती है, इसके हार्ट में इस एज में प्रॉब्लम आ सकती है, इसके एक्स्ट्रा मैरिटल के चांसेस हैं, इस इंसान की ईगो बहुत ज्यादा है, इसकी मम्मी का इसके ऊपर बहुत कंट्रोल है, इसको गुस्सा बहुत आता है, इसका इस एज में कोई क्राइम करने का, मार पिटाई करने का हो सकता है, इसके साथ ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम इस एज में आ सकती है, फिर वो दूसरी देखेंगे। मतलब ये चीजें बताएंगे जो कि कई बार, जैसे कि अगर किसी की कुंडली में लिखा है कि इसका डिवोर्स होना है, ठीक है, दोनों की मैच भले ही हो रही है, लेकिन उसके में लिखा है होना है, या इसकी सेकंड मैरिज होनी है, या इसका कुछ कैरेक्टर में प्रॉब्लम है, तो मैच तो भले ही हो जाए, लेकिन वहां करोगे क्या? या इसका एक्स्ट्रा मैरिटल रहेगा, वहां करोगे क्या? मतलब उसकी साइड की कुंडली होगी तो मैं बोलूंगा ही कर दो, लेकिन दूसरे की होगी तो उसको तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा ना, उसको मैं बोलूंगा यार कहीं और हो जाएगी, तुम कहीं और देख लो। तो इसलिए पहले दोनों की इंडिपेंडेंट कुंडली एनालाइज होती है कि इंसान किस तरह के हैं, और आपके वाला जिसने आपको दिखाया है उसके लिए ये वाला इंसान ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर रहेगा इस तरह की पर्सनैलिटी का इंसान, फिर उन दोनों को ओवरलैप करके मैच करके देखा जाएगा कि अब इस सिस्टम से कितना बनता है, कहां कहां प्रॉब्लम आती है, फिर उनको बताया जाएगा जी इसमें यहां प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए मुझे लगता है ये अष्टकूट मिलान वाला सिस्टम आज के टाइम में इग्नोर कर देना चाहिए, या एक एड ऑन की तरह यूज करना चाहिए। इंडिपेंडेंट पर्सनालिटीज को मैच करना ज्यादा जरूरी है, और मेरे हिसाब से तो सास बहू की कुंडली मिला के देखनी चाहिए, पति पत्नी का तो चल ही जाता है काम। ठीक, ऐसा कुछ था अष्टकूट मिलान का प्रोसीजर। ये इसका मतलब क्या होता है 5 9 2 12 6 8, इसके संस्कृत में भी नाम है। गण किसका
राक्षस है, किसका ये है, वो कैसे पता लगेगा, कौन सी राशि से पता लगेगा, ये सब चंद्र राशि से कैलकुलेट होता है। वर्ण के लिए भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कौन है, वो कभी लंबे वीडियो में 1-1.5 घंटा आराम से कभी बात करेंगे, कभी लाइव वीडियो करेंगे, कभी लाइव सेशन करेंगे यूट्यूब पे, तब आराम से समझाऊंगा, तब आराम से आपके क्वेश्चंस भी लूंगा। इतना था पिछले वीडियो में जो मुझे क्वेश्चंस आए थे। हाँ, आपके कोई क्वेश्चंस हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं इस वीडियो में। आई वुड लव टू हेल्प, लव टू असिस्ट यू, और मैं जरूर उनके रिप्लाई करूंगा। कमेंट में भी कर देता हूँ कुछ के रिप्लाईज, अगर कुछ बच जाते हैं तो मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेता हूँ। इसमें कोई ज्यादा ऐसे खास क्वेश्चंस थे नहीं। एक क्वेश्चन था, मुझसे पूछा था, जुपिटर अगर मारक हो तो क्या करना है। तो इसमें ऐसा होता है कि पहली बात तो मारक है या कोई ग्रह हमारा बेनिफिक है या मेलिफिक है या कुछ है, तो हर कुंडली में मारक होगा भाई। 2 और 7 का स्वामी, 2nd हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड हमेशा मारक होगा ही, हर कुंडली में होगा। तो पहली बात तो मारक सुनते ही डरना नहीं है, आना ही आना है दुख, तो दिक्कत तो उसने देनी है। अब वो ग्रह कहाँ बैठा हुआ है के हिसाब से हम देख सकते हैं कि ये मारक दोष जो है ये किस चीज से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम देगा, और जब उसकी दशा आ रही होगी तब उसकी रेमेडी कर सकते हैं। और अगर किसी बेनिफिक की दृष्टि आ रही है, नेचुरल बेनिफिक की, शुक्र की आ गई, चंद्रमा की आ गई, बृहस्पति की आ गई, या घर में किसी ऐसे में आ गया जहां पे ये अच्छा हो गया, या किसी राजयोग में आ गया, उच्च का हो गया, तो हम मान लेंगे कि ये असर कम देगा, फिर इसकी रेमेडी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जस्ट क्योंकि कोई ग्रह मारक आ गया है, चाहे वो बृहस्पति हो, चाहे सूर्य हो, चाहे मारक शनि हो, चाहे मंगल हो, चाहे कोई भी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको देखते ही उसकी रेमेडी करनी है। हर चीज की रेमेडी नहीं करनी होती, शरीर में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चलता रहता है। हर चीज के लिए रोज दवाई भी नहीं लेनी होती, ऐसे हर चीज की जो रेमेडी भी नहीं करनी होती। धरती पे आए हैं, कुछ ना कुछ भुगतने के लिए आए हैं। अगर सारे कर्म अच्छे किए होते तो मोक्ष मिल जाता ना। जन्म इसीलिए तो हुआ है क्योंकि कुछ कर्म पेंडिंग थे, चाहे वो कोई भी हो, अपने कर्म ही तो पूरे कर रहा है ना। तो इसलिए कुछ ना कुछ कष्ट ये देंगे, वो ले लो। अगर बहुत ज्यादा हो जाए कि टॉलरेट ही नहीं हो रहा है, बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो गई, तब रेमेडीज की जरूरत है। अदरवाइज बिना बात हर चीज की रेमेडी नहीं करनी होती, कर्म से सुधारने की कोशिश करनी होती है कि ये बता रहा है मेरा ये वाला कर्म खराब था, ये दुख मिलेगा, तो इस बार वो वाला कर्म ठीक करके अपना हिसाब क्लियर कर लो, ऐसा करना होता है। बस ऐसी सिंपल सी चीज। अगली बार किसी नए वीडियो में ज्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आऊंगा। चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत की है, एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए और फीडबैक कमेंट्स में दे दीजिए। कोई क्वेश्चन हो वो भी कमेंट्स में पूछ लीजिए। नमस्कार।